देश के मशहूर विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर मेरा एक संस्मरण है। मई 2015 में मैं किसी वाइवा के उद्देश्य से जेएनयू परिसर पहुंचा था। पहली नज़र कोई 20 साल पहले जहाँ शिक्षा अर्जित की थी और दूसरी तीसरी बार मेरा वहाँ जाना हुआ 2015 मई यानी गर्मी के दिन थे। जेएनयू को देखा और मैंने क्या सोचा, कैसा अंदर अंदर जैसा मैंने महसूस किया मेरे मन से। जेएनयू में 5 साल का विद्यार्थी जीवन गुजारा। जेएनयू में पढ़ाने वाले महारथी नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, केदारनाथ सिंह और वीर भारत तलवार, मैनेजर पांडे जैसे अपनी अपनी प्रतिभा के धनी, आलोचना में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र चुने, आलोचना में अपना नाम कमाने वाले नामवर सिंह, कवि केदारनाथ सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल जो यूपीएससी के मेंबर बनते, मैनेजर पांडे एक आलोचक की दृष्टि से, तो वीर भारत तलवार एक अलग ही छवि के झारखंड के आदिवासियों के बीच रहकर उन्होंने जो वहाँ के आदिवासियों के बारे में लिखा वो एक उल्लेखनीय। पहाड़ी पर बसा जेएनयू ग्रामीण क्षेत्र से जाने वाले विद्यार्थियों को एक ग्रामीणत्व का एहसास हर वक्त कराता है। पहाड़ पर पेड़ पौधे और वहाँ का पर्यावरण। दिल्ली की आबो हवा जो भाग दौड़ की है, गाड़ियों की रेलमपेल है, ऐसे में वहाँ ऊंची नीची पहाड़ियाँ और ऊंचे नीची पहाड़ियों पर बने हॉस्टल, लड़के लड़कियों के हॉस्टल, और इस तरह से कह सकते हैं कि जेएनयू के बीचों बीच जंगल का होना एक अलग ही एहसास कराता है। जेएनयू क्यों और किस कारण से मशहूर है, इस पर भी आते हैं। 14 मई 2015 में जब मैं पहुंचा, और उसी के बाद आज से 10 साल पहले जो मैंने लिखा जेएनयू में 2 दिन, वैसे मैं 6 साल रहा हूँ, लेकिन 2 दिन का जो संस्मरण लिखा गया है उसे वैसे हूबहू पाठ करके मैं पाठकों श्रोताओं के सामने उस समय जो भाव मन में आए, जो छवि पुनः बनी, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं कोई सप्ताह पूर्व ही जेएनयू में 2 दिन रहकर महाविद्यालय लौटा। लौटने से मतलब है वहीं पहुंचना जहां से चला था। अपने स्थायी निवास स्थान, वैसे मेरा स्थायी जैसा कोई निवास नहीं रहा। मेरी समझ को विकसित व बीजारोपण करने में 3 शहरों ने बड़ा काम किया, जिसमें सर्वाधिक जेएनयू में संपन्न होता है। मेरे अनुभव शिक्षा के बतौर ही अधिक रहे हैं, स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक। इनके अलावा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला भी इस कड़ी में जोड़ा जा सकता है, जिसे आप कोहरे में बारिश नाम से संस्मरण में सुन चुके हैं। पता नहीं क्यों जेएनयू को वर्षों पहले छोड़कर आ जाने के बावजूद ये परिसर अक्सर मुझे रह रहकर याद आता है, रह रहकर जिस पर सपने आते हैं, जबकि मैं 1995 में अंतिम रूप से इसे छोड़ चुका होता हूँ। मैं शिक्षा संस्थान के बतौर कुछ शहरों से जुड़ा रहा हूँ। जिला सवाई माधोपुर हो या बूंदी, प्रदेश की राजधानी जयपुर हो या देश की दिल्ली, या फिर सह अध्येता के बतौर हिमाचल की राजधानी शिमला हो, जहाँ रहने के अवसर मिले। स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और उच्च अध्ययन संस्थान जिनसे मैं बना हूँ, जितना और जैसा भी, और अब महाविद्यालय में रहकर बनाने का दायित्व मुझ पर है। क्या शिक्षक बनाता है या वह संस्थान जहाँ रहकर
छात्र एक व्यक्तित्व बनता है, यह बहस का बिंदु हो सकता है, पर मैं मानता हूँ कि कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जिन्हें सभी स्वीकार करते हैं कि वे बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकलने वाला हर कोई इस बात से 100% सहमत होगा कि ये संस्थान मुकम्मल इंसान बनाता है। मैं कबीर की उस बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ जिसमें गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा गया है, पर मैं उस संस्थान को बड़ा मानता हूँ जहाँ वे पढ़कर बनते हैं और उस माटी से उन्हें गढ़ते हैं, गढ़कर पकाकर इंसान बनाकर ही बाहर निकलते हैं। गुरु की जहाँ तक बात है तो गुरु भी वहाँ के अनूठे विशेषज्ञ, अपने विषय के विशेषज्ञ और धीर गंभीर होते हैं, इसलिए गुरु भी वहाँ उच्च कोटि के मिलते हैं। भाषा स्कूल के भारतीय भाषा केंद्र में पीएचडी के शोधार्थी से वाइवा लेने के बतौर मैं जेएनयू पहुँचता हूँ। मेरे अलावा अमरकंटक से वाइस चांसलर प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि आए हुए होते हैं। उनके वाइस चांसलर के बतौर अनुभव वह कई किस्से रोचक बन पड़े तो कुछ भावुक कर देने वाले लगे। उनका विश्वविद्यालय का अनुभव और मेरा महाविद्यालय का भारतीय शिक्षा संस्थानों के किलों में लग चुकी दीमक की पहचान करवाता है, तो जेएनयू का आज भी अपनी हरियाली बरकरार रखना मायने रखता है। ये विश्वविद्यालय कई मायनों में आदर्श कहा जा सकता है। अगर देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इससे कुछ प्रेरणा ले सकें तो शिक्षा की बहुत हद तक काया पलट हो सकती है। जेएनयू परिसर हरियाली से ही हरा भरा नहीं है, यहाँ कई तरह की हरियाली है। शिक्षा की पद्धति, छात्र और शिक्षक अंतः संबंध, छात्र शिक्षक का औसत, पुस्तकालय की उच्च स्तरीय व्यवस्था, वो पुस्तकालय का पर्याप्त समय तक खुले रहना, स्कूल में प्रवेश से लेकर हॉस्टल में रहने तक पूर्व छात्रों का सहयोगी रुख, भाईचारा और सहयोगी व्यवहार की मिसाल पेश करता है। छात्र संघ चुनाव तो एक चश्मदीद उदाहरण ही है जिसे दिया या बताया जाना आवश्यक है। पठन पाठन और छात्रों को पूरे वर्ष जोड़कर रखने में लागू की गई पाठ्यक्रम पद्धति बेहद उपयोगी व अनुकरणीय है। हर दिन, हर सप्ताह और हर माह छात्र पढ़ने लिखने में मशगूल रहने के अलावा जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन और जुलूस, कैंडल जुलूस, मौन जुलूस से आसमान गुजा देने वाले नारे भी लगते हुए सुनाई पड़ते हैं। अगर यहाँ के विद्यार्थी ठान लें तो देश के प्रधानमंत्री के बतौर इंदिरा गांधी भी इनकी इजाज़त के बिना परिसर में प्रवेश नहीं कर सकी थी। इनकी आवाज़ सड़क से संसद तक गूंज उठती है। छात्र में कितनी ताकत है यहाँ आकर देखी और महसूस की जा सकती है। भारतीय भाषा केंद्र से मैं जुड़ा रहा। हिंदी विभाग में पढ़ाने वालों की अच्छी पैठ रही है। सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह, कवि एवं प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, विद्वान प्रोफेसर आदिवासी विशेषज्ञ वीर भारत तलवार, जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो रह चुके थे, जिनसे मेरा पहले से परिचय था, और अध्येता के बतौर और मेरा एसोसिएट के रूप में वह जाना एक अलग ही छवि पेश करता है। ये 20वीं सदी का नवा दशक था जब मैं राजस्थान के जयपुर शहर से देश की राजधानी पहुंचता हूं, यानी प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी में पहुंचता हूं। तब मैं इस महानगरीय शहर को जिस तरह देख सका हूं, आज यह आकार में 2.5 गुना
से अधिक हो गया है। मेट्रो चल रही है, हर हाथ में मोबाइल आ गए हैं। जयपुर विश्वविद्यालय से ये परिसर बेहद देशज और पहाड़ी पर बसा होने के चलते ऊबड़ खाबड़, पथरीला और पेड़ पौधों की भरमार होने से हरा भरा लगता है। बेशक उस समय मैं इसकी हरियाली के महत्व को समझ नहीं सका था जब मैं विद्यार्थी रहा, और न ही नामवर सिंह जैसी बला से पूर्व परिचित न होने से पूरी तरह से अनजान था, कहूँ कि साहित्यिक महत्व से अनजान रहा हूँ। मैं अर्थशास्त्र से सीधे जेएनयू आता हूँ। बीए में जितनी और जैसी हिंदी पढ़ी होती है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल और न ही डॉक्टर नगेंद्र के नाम तक सुन सका तब भला नामवर सिंह को क्या खाकर जान पाता। शिक्षकों ने कभी इन नामों का जिक्र तक नहीं किया, उल्लेख भी नहीं किया। बीए स्तर का छात्र, वह भी ग्रामीण परिवेश से आया, जिसके लिए सवाई माधोपुर नागरिक होने की पहली पाठशाला बनता है। हाँ, साहित्य क्या है इसे जेएनयू ही समझा पाता है। जब हिंदी जगत के धुरंधर आलोचक को क्लास में अपने सामने छात्र देखता है तो अपने आप को धन्य समझता है। क्लास में उनसे बोलते समय किसी तरह की कोई अन्य आवाज़ नहीं आ सकती, बल्कि परिसर में उन्हें गुजरते देखकर बड़े ही सम्मान के साथ छात्र छात्राएं उनको रास्ता देते नजर आते हैं। जेएनयू से वापस अपने महाविद्यालय लौटने पर किसी प्राथमिक विद्यालय सा दिखाई पड़ता है। मेरे महाविद्यालय में 6000 विद्यार्थी है, जेएनयू में भी कभी 3000 थे, अब पता चला कि 8000 हो गए हैं। नया स्टाफ आ चुका है, कई फ्लैट आकार ले चुके हैं। गंगा हॉस्टल, पेरियार और नर्मदा से आगे दक्षिणपुरम, पश्चिमपुरम, पूर्वांचल तक कई नए कोएड हॉस्टल साकार हो गए हैं। लड़के और लड़कियां साथ रह सकें, साथ रहकर को एजुकेशन के मायने और जीवन की जदोजहद, उतार चढ़ाव और समरसता को समझ सके। जब किसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो हिंसा और खून खराबा या धन का दिखावा मामूली सी बात है। जेएनयू का छात्र संघ चुनाव देखकर विश्वास ही नहीं कर सकते कि यहाँ चुनाव न केवल शांतिपूर्ण होते हैं अपितु बाहरी दखल के बिना संपन्न किए जाते हैं। छात्र चुनाव छात्रों द्वारा छात्रों का छात्रों के लिए होता है। चुनाव में छात्र ही प्रथम और अंतिम प्रशासन होता है। न पुलिस न प्रशासन, केवल छात्र ही होते हैं। सब कुछ सर्वोपरि सर्वे सर्वा छात्र ही चुनाव आयुक्त बनते हैं। इससे कहते हैं चुनाव का लोकतांत्रिक स्वरूप। चुनाव के जेएनयू मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, पर यह संभव नहीं है क्योंकि जो चुनावी ढांचा जेएनयू ने बनाया है वैसा हर कहीं संभव भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा या फिर अमरकंटक जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, कईयों की नींव ही गलत रखी गई है तो कुछ वर्षों तक कागज़ों में ही चलते रहे हैं। वर्धा कई वर्षों दिल्ली में चलता रहा तो अमरकंटक के ठाकुर वाइस चांसलर ने सारा स्टाफ अपने भाई भतीजों से ही भर डाला, जिसका खामियाजा बाद में आने वाले वाइस चांसलरों को भरना पड़ता है। इस बात को तस्दीक करते हैं टीवी कंटीमणि, जो देखते हैं कि स्टाफ कितना विपरीत एक तरफा लगा दिया गया है। मैं जब पहली बार मुनीरका जेएनयू पहुंचता हूं तो मुनीरका का पूरा चक्कर काट कर जेएनयू के उत्तरी द्वार से प्रवेश करता हूं तो स्मृति में डूबने उतरने लगता हूं। ऑटो वाला कुछ घूमकर मुख्य द्वार तक पहुंचाता है। बहुत जानी पहचानी जगह होते हुए भी बहुत कुछ बदला हुआ लगता है। ये बदलाव न केवल परिसर में अपितु दिल्ली के बाहरी आवरण में जैसे आया है वैसे ही हर तरफ पसरा हुआ दिखाई पड़ता है। विकास जैसा
कुछ जिस नेता बार बार दोहराते जा रहे होते हैं, इसी बदलाव के चलते भले ही सरकार बदल जाती है, पर यह बदलाव पिछले 2-3 दशक से चला आ रहा है। भले ही सरकारें बदलती हो, पर उनकी विकासवादी सोच एक ही रही है। आंतरिक खालीपन में बेहद बढ़ोतरी हुई है। दिखावा और दिखावा, उपभोक्तावाद, बाजारवाद और पूंजीवाद का पसरता मायाजाल जैसे जेएनयू के दरवाजे पर आकर ठिठक सा जाता है। दिल्ली में कोई भी सरकार क्यों ना आए, पर जेएनयू अपने अंदाज में जीता है, सोचता है और वो सब करता है जो उसे करना चाहिए। एक विचारधारा का नाम रहा है जेएनयू, और छात्र एक विचार को लेकर जीने लगता है और बनने लगता है। मार्क्सवाद का गढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगता है जैसे मार्क्स भारत में कहीं सांस ले रहा है तो वह यहीं है, यहीं इसी पहाड़ी में चित्राए बिखरे ऊंचे नीचे परिसर में मार्क्स जैसे कण कण में हवा में बसा हुआ है। वो चाहे पूर्व का हो या उत्तर का या दक्षिण का या पश्चिम का, एक दिन मार्क्समय होकर रहता है, या फिर अपवाद स्वरूप घोर दक्षिण मार्गी बनकर जिद में अपना जीवन एक तरफा बना लेता है। छात्र जब इस पहाड़ी परिसर में प्रवेश करता है तब अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता है कि वह इसमें प्रवेश लेने के बाद वही नहीं रह जाने वाला है जैसा वह प्रवेश लेने से पूर्व था। प्रोफेसर मैनेजर पांडे की कक्षाओं में अक्सर ये उक्ति सुनाई पड़ती है और यहाँ जीवंत होती भी दिखाई पड़ती है। मुक्तिबोध पर बोलते हुए विशेषकर उनकी अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा करते थे, इस कविता को पढ़ने के बाद, इस कविता को सुनने पढ़ने के बाद पाठक वही नहीं रह जाता है जैसा वह पहले था। अगर कोई पाठक इसे रात भर पढ़कर जब वह सुबह उठेगा तो वह वही नहीं रह जाएगा जैसा पहले हुआ करता था। शोध कर रहे विद्यार्थियों ने कक्षा में पढ़ते समय ये बात उनके व्याख्यान में कई बार सुनी होगी। मैं एमए के दौरान कई बार सुन चुका होता हूँ। अक्सर तब लगता रहा कि आखिर इस कविता में ऐसा क्या होगा, एक रहस्य गहराता चला जाता है। जब तक कि कविता पढ़ नहीं ली जाती। पुस्तकालय के चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं। जब मैं पुस्तकालय में दूसरी बार पुस्तकालय को देखता हूँ तो पुस्तकालय की दीवारों पर, हॉस्टल की दीवारों पर, जिनमें मुक्तिबोध की कविता का बड़ा सा पोस्टर लिखा दिखाई देता है। बड़े बड़े पोस्टर वामपंथी विद्यार्थियों के हाथों से लिखे हुए, करीने से सजे हुए कई रेखा चित्रकारी में ढले हुए नजर आते हैं। इस बात को लेकर ये परिसर ठीक वैसा ही है जैसे 2 दशक पहले था। कोई परिवर्तन नहीं। इसकी आंदोलनकारी छवि और तरीका और ढंग वही है, किसी तरह का बदलाव नहीं। भले ही इमारतें कई बन गई है, पूरे परिसर को घूम के देख लेने पर किसी तरह का तामझाम नजर नहीं आएगा। हॉस्टल बाहर से बेहद सामान्य, ईंटों से बना हुआ, बिना प्लास्टर के प्राकृतिक दृश्य में पेड़ों में छुपे हुए जैसे झुरमुट में दुबके हुए हो शावक की तरह अंदर पहुंचते ही चहल पहल देखी जा सकती है। छात्र छात्राओं को एक साथ बाहर आते जाते देखकर बाहरी लोग कुछ चौंक सकते हैं। तब और अब में फर्क आ गया है। अब कोएड हॉस्टल खुल गए हैं। तब लड़कियां चौकीदारी से कहकर संबंधित छात्र को बाहर बुलवा सकती थी, या गंगा हॉस्टल से किसी छात्र के लिए चौकीदार के द्वारा सूचना देकर बुलाया जा सकता था। अब एक ही हॉस्टल में आमने सामने वाली विंग में लड़के व लड़कियां रहा करते हैं। मैस में एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बाहर अंदर परिसर में, क्लासों में, पुस्तकालय में या परिसर में एक साथ देखे जाने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं रही है। शुरू से ही ये खुलापन इस परिसर की खूबी रही है। इस खुलेपन में पहले से अधिक बढ़ोतरी हुई है। लड़के लड़कियों के एक साथ रहने से परिसर में खुलापन उस भारतीय मान्यता को तनिक तोड़ता हुआ लगता है जिसे परंपरा व स्त्री के पारंपरिक रूप को बाधित करता है, या
भारतीय नारी जो घूंघट में बंद रहती है, बुर्के में बंद रहती है, लेकिन 21वीं सदी में ये रूप बहुत पीछे छूट गया है। इस अर्थ में जेएनयू के नीति नियंताओं ने जो नींव रखी वह आज के दौर में सही उतरी है। जो 3 दशक पूर्व दिल्ली के इस परिसर में संभव था, वो राजस्थान के बूंदी जिले के महाविद्यालय में पिछले 5-6 साल में सामान्य बात हो चुकी है। जिले स्तर के स्कूल व कॉलेजों में पहनावे के रूप में सलवार कुर्ता के बजाय जींस लेगी में छात्राएं देखी जा सकती है। और बूंदी जिले को छोड़कर के अब हिंडोली ब्लॉक स्तर पर भी वही चहल पहल, वही खुलापन, वही लड़के लड़कियों के बीच में बतियाना, एक साथ उठना बैठना हो रहा है। दिनांक 14 मई 2015 की सुबह परिसर में कदम रखते ही हरियाली पर मेरी निगाह पड़ती है। यहाँ की हरियाली मन मोह लेती है, जैसे किसी सघन जंगल में प्रवेश कर गए हों। शिक्षा के लिए प्राकृतिक माहौल की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा माहौल गांव में ही नहीं, जंगल में बसे आदिवासियों को भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वहाँ भी जंगल कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं या कट रहे हैं। ऐसे में देश की राजधानी में हरा भरा टापू होना अंतर विरोध पूर्ण है। जेएनयू लगभग जंगल में ही है। कितना अच्छा लगता है कि जेएनयू में पर्यावरण 33% से कहीं अधिक है। यहाँ छात्र शक्ति कितनी जागरूक है कि जब निर्माण कार्य के लिए पेड़ काटे जाते हैं तब इस बात का जमकर विरोध होता है। जिस तरह से विश्व में पर्यावरण बिगड़ता है, तो ग्रेटा थनबर्ग जैसी युवती यूएनओ में आवाज़ उठाती है और देश के मुखियाओं को उंगली उठा करके बात करती है। वही बात भारत के इस विश्वविद्यालय में जेएनयू को प्राकृतिक बनाए रखने में पर्यावरण का हरा भरा होना भी सहायक रहा है। शिक्षा जैसे दिमागी कार्य से जुड़े लोगों की सेहत में सहयोगी साबित होता है। जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण मुख्य समस्या बन चुकी है, ऐसे में इस परिसर का पर्यावरण अनुकरणीय उदाहरण कहा जा सकता है। जंगल में वास करने वाले आदिवासी जंगल के बल पर आत्मनिर्भर हुआ करते थे। विकासवादी सोच ने आदिवासियों से जंगल छीन लिया है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि शहरिया अब बिना जंगल के उजाड़ में भूखे मरने की कगार पर है। जंगल हमेशा ही जीवन को बनाए रखने में सक्षम रहा है। जंगल नहीं तो जीवन भी नहीं रह सकता। आदिवासी जीवन बिना जंगल के अब संकट में है। जेएनयू में जंगल होना कई अर्थ रखता है। हरियाली मन को थकने से बचाती है। सुबह सुबह शुद्ध हवा में घूमना स्वास्थ्यवर्धक रहता है। स्कूल हो या हॉस्टल पेड़ों से आच्छादित लगते हैं। थोड़ी दूर से देखने पर हॉस्टल दिखाई पड़ते हैं, न स्कूल पास आने पर ही दृश्यमान होते हैं। बल खाती सड़कें इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। 2 दशक पूर्व जितना जंगल अब यहाँ नहीं रह गया है। परिसर में हर कोने तक निर्माण कार्य होने से जंगल के औसत में गिरावट आ रही है। अगर यही रफ्तार विकास की रही तो आने वाले दशकों में इसे बनाए रख पाना मुश्किल होगा। अगर मैं 3 दशक बाद इस परिसर में पहुंचूंगा तब राष्ट्रीय औसत जितना ही रह जाएगा जंगल। हम 22वीं सदी में इस जंगल को शायद ही बचा सकेंगे। 3 दशक में इमारतें 4 गुना बढ़ी है। 7 माले के फ्लैट आसमान से होड़ करने लगे हैं। ये दौड़ हर तरह से प्रकृति के खिलाफ जाती है। इस 2.5 दशक पुराने छात्र, हम 2.5 दशक पुराने विद्यार्थी इसके उजड़ते जंगल पर चिंता व्यक्त कर सकते हैं। जेएनयू धरोहर है, पर बिना जंगल के ये वैसे ही है जैसे भारतीय भाषा केंद्र में बिना नामवर सिंह के अधूराई है। परिसर पर राजनीति की गंदी नज़र का परिणाम है कन्हैया कुमार। जेएनयू बनाम भाजपा ने परिसर की छवि को कई तरह से बिगाड़ा है। आने वाला समय दक्षिणपंथी बनाम वामपंथियों से मुठभेड़ का रहेगा। दक्षिणपंथी इस अंतिम गढ़ को गिराने के हर हथकंडे अपनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जेएनयू बचेगा, जेएनयू बचा रहेगा। और जेएनयू जब बचा रहेगा
तो देश की विविधता व लोकतांत्रिक मूल्य भी सुरक्षित रह सकेंगे। ये था 2 दिन जेएनयू परिसर का। आप समझ सकते हैं कि कोई भी संस्मरण किसी भी लेखक का अपना दृष्टिकोण रखता है। इससे आप कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, मत भिन्नता हो सकती है। अगर आपको इससे सुन करके लाभान्वित होते हैं, या लाभान्वित होने का एक ही तरीका हो सकता है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता है, तो आप अपने विद्यार्थी बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। तो भेजने का तरीका क्या रहेगा, ये मैं अंत में बता सकता हूँ। आप बीए करके भाषा पढ़ने के लिए यहाँ जा सकते हैं, किसी भी देश की भाषा, चाइना, जापानीज, जर्मनी, फ्रांसीसी, इन सब भाषाओं का अध्ययन यहाँ होता है, बीए, एमए, पीएचडी तक। और जब भाषा में ही एमए करते हैं तो उस देश में जाने का भी आपको अवसर मिलता है। इसका अलावा राजनीति शास्त्र को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, जो अलग अलग देशों पर भारत की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होगा, उन विषयों पर पढ़ाई जाती है। भाषाओं में साहित्य के बतौर संस्कृत, दक्षिण भारत की कुछ भाषाएं, हिंदी, उर्दू। मैं जब वहाँ था तब उर्दू और हिंदी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, सेंट्रल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के नाम से स्कूल था। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, इस तरह से यहाँ स्कूल बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है अलग अलग, फिर उसमें अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। इस तरह से आप इसको सुन करके अपनी टिप्पणी अवश्य करेंगे। इससे ये बताया जा सके कि अगली बार जब मैं कभी वीडियो बनाऊं तो आपका विचार समझ करके मैं अपने आप को अपडेट कर सकूं। वो तभी संभव होगा जब आप अपनी राय देंगे। क्या ये मेरा प्रयास उचित है और आप इससे कहीं लाभान्वित हुए या इसमें कोई कमी है, इन सब के बारे में आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। आपके बता